हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज एफ्रो एशियन यूनिटी। अब अफ्रीकन और एशियन नेशंस के बीच में स्पेशली न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस जो थे, उन्होंने अपने इश्यूज से ओवरकम करने के लिए, प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए एकजुट होने की कोशिश करी। कलेक्टिवली उन्होंने अपनी वॉइस रेज करी यूएनओ में एंड डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और वो नेशंस भी डेवलप कर सके। तो जब एशियन और अफ्रीकन नेशंस ने साथ में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करी और कलेक्टिवली उन्होंने एक तरह से कोऑपरेट करना स्टार्ट किया डिफरेंट डायमेंशंस में, तो उसी को कहा जाता है एफ्रो एशियन यूनिटी। अब ये एफ्रो एशियन यूनिटी कैसे एस्टैब्लिश करी गई, उसी के बारे में हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसी की बैकग्राउंड स्टोरी आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सो एफ्रो एशियन यूनिटी रेफर्स टू द आइडिया ऑफ सॉलिडारिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, स्पेशली न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस। अब एफ्रो एशियन यूनिटी, इस टर्म का क्या मतलब है कि हम सॉलिडारिटी यानी कि यूनिटी मेंटेन कर रहे हैं, हम यूनाइटेड कर रहे हैं सारे एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस को, स्पेशली न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, ऐसे नेशंस जो काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट और दूसरी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स जो कंट्रीज फेस कर रही हैं न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, उन सभी देशों ने साथ में मिलकर कोऑपरेट करना स्टार्ट किया। एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, अपनी वॉइस रेज करी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड हुई ये सारी कंट्रीज, और इसी को कहा जाता है एफ्रो एशियन यूनिटी। अब इन सभी नेशंस को यूनाइट कैसे किया गया, कैसे इनके बीच में सॉलिडारिटी कैसे लाई गई, इन्हें एकजुट कैसे किया गया, तो बैकग्राउंड स्टोरी कैसे है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू मेनी कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका गेन्ड इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ 1945 में, और उसके बाद जाकर के जितने भी नेशंस इंडिपेंडेंट हुए, जितने भी देश आजाद हुए कॉलोनियल रूल से, अफ्रीकन और एशियन नेशंस, मेनली ये सब नेशंस कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की एंड डिफरेंट यूरोपियन नेशंस की, अमेरिकन की। तो ये सारे जो अफ्रीकन और एशियन नेशंस जो पहले कॉलोनी हुआ करते थे, वो सारे नेशंस धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। अब काफी सारे नेशंस जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो इंडिपेंडेंस तो वो गेन कर रहे थे, आजाद तो हो रहे थे, लेकिन इन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी इन सभी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस में। अब काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, जो अभी हमने डिस्कस किए, पॉवर्टी देखी हमने, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, कुछ भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था इन कंट्रीज में। कोई भी सिस्टम प्रॉपर्ली यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं किया गया था जिन कंट्रीज में, जो कंट्रीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस कर रही थी, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, उन सभी को यूनाइटेड किया गया, इन सभी देशों को एकजुट किया गया और इन्होंने साथ में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करनी स्टार्ट करी। तो ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, ये काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। सो दीज कंट्रीज फेल्ट द नीड टू सपोर्ट ईच अदर। अब इन्हें लगा कि हम सबकी ही प्रॉब्लम्स लगभग एक जैसी हैं, सेम प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मिलके कोऑपरेट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम सभी का डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं। तो इंडिया का क्या रोल रहा है अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को यूनाइट करने में? इंडिया बिलीव दैट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस शुड कोऑपरेट। अब इंडिया का मानना ये था कि एशियन और अफ्रीकन नेशंस को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, सारी इंस्टेबिलिटीज खत्म करने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस को साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। यूनिटी वुड स्ट्रेंथन देयर वॉइस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो अगर ये यूनाइटेड रहेंगी, सारी नेशंस एकजुट रहेंगी। अब अगर कोई भी अंडर डेवलप्ड नेशन है, जैसे यूएनओ इतना बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएनओ जो है, यहाँ पे सारे नेशंस जो हैं, वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द नेशंस यूएनओ के पार्ट हैं। तो यूएनओ में जितने भी मेंबर नेशंस हैं, इनमें भी हमें कहीं ना कहीं बायसनेस देखने को मिल जाती है टुवर्ड्स डेवलप्ड नेशंस। कह सकते हैं कि भले ही हर किसी से उनका ओपिनियन मांगा जाए, हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ पे, सभी के ओपिनियंस लिए जाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो रिजल्ट निकलता है, जो आउटकम निकलता है, जो फाइनल डिसीजन होता है, वो डेवलप्ड नेशंस के टुवर्ड्स हमें इशारा करता है, यानी डेवलप्ड नेशन जो है उनके फेवर में रिजल्ट्स निकलते हैं ज्यादातर।
अंदर, तो कहीं ना कहीं हमें बायसनेस देखने को मिल जाती है टुवर्ड्स डेवलप्ड नेशंस, और अंडर डेवलप्ड नेशंस जो है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। तो अंडर डेवलप्ड नेशन, अगर हर एक नेशन अलग अलग डिमांड रखेगा, अपने आप को डिफरेंट नेशन के तौर पे वो रिप्रेजेंट करेगा, तो बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये सारे अंडर डेवलप्ड नेशंस यूनाइटेड हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाएंगे, इनमें हमें यूनिटी देखने को मिलेगी। अगर सारे नेशंस एकजुट हो जाएंगे और मिलके अपनी वॉइस रेज करेंगे, प्रॉब्लम्स रेज करेंगे, तो हो सकता है कि इनके प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं। तो इसीलिए अगर यूनिटी रहेगी, इंडिया का कहना है कि अगर यूनिटी रहेगी एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस में, तो अंडर डेवलप्ड नेशंस की भी बात सुनी जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और इनकी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट किए जाएंगे। बांदुंग कॉन्फ्रेंस, अब बांदुंग कॉन्फ्रेंस हुई 1955 में इंडोनेशिया में। द बिगेस्ट स्टेप टुवर्ड्स एफ्रो एशियन यूनिटी, इंडोनेशिया में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग जो है एक तरह से इस मीटिंग के थ्रू एफ्रो एशियन यूनिटी को और ज्यादा मजबूत किया गया, स्ट्रेंथन अप किया गया। अटेंडेड बाय 29 नेशंस, 29 नेशंस थे, अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस ही थे, न्यूली इंडिपेंडेंट एफ्रो एशियन नेशंस थे। प्रमोटेड पीस एंड कोऑपरेशन, अगेन कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, एक मोटिव जरूर हमें देखने को मिलेगा, उनका एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, दैट इज पीस मेंटेन करनी है सभी को और आपस में कोऑपरेट करना है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहिए सभी को। तो इस कॉन्फ्रेंस में भी एफ्रो एशियन नेशंस के बीच में पीस मेंटेन करने की बात की गई और इनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने की डिमांड की गई। अपोज कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म, अब जितने भी ये न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, एफ्रो एशियन नेशंस के बीच में जो हम यूनिटी लाने की बात कर रहे हैं, वो सभी नेशंस क्या चाहते थे कि दोबारा से ये कॉलोनियलिज्म ना आए, यानी कि हम फिर से किसी की कॉलोनी ना बने। अब आजादी मिली है, जिन लोगों ने फेस किया है कॉलोनियल रूल, जिन कंट्रीज ने फेस किया है, सिर्फ वही कंट्रीज जानती है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम किसी के अंडर में रहते हैं, तो किसी के गुलाम रहते हैं, तो कैसा लगता है, ये सिर्फ वही कंट्रीज जानती हैं जो कॉलोनीज बनी थी। तो कॉलोनियलिज्म को ये सारी कंट्रीज अपोज करती हैं, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में है। एंड रेसिज्म, यानी कि स्किन कलर के बेसिस पे या डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के बेसिस पे जो भी इनइक्वालिटीज होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसे खत्म करने की बात करती हैं ये एफ्रो एशियन नेशंस। तो एफ्रो एशियन नेशंस के बीच में यूनिटी कैसे लाई गई? सबसे पहली बात, बांदुंग कॉन्फ्रेंस जब हुआ 1955 में, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये जो मीटिंग थी, इसके बाद से एफ्रो एशियन यूनिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। इस कॉन्फ्रेंस से ही एक तरह से इन सभी नेशंस को यूनाइटेड किया गया। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये इंडोनेशिया में हुई। 29 स्टेट्स ने, 29 नेशंस ने इन्हें इस मीटिंग को ज्वाइन किया। 29 नेशंस जो है इन्होंने अटेंड किया है इस मीटिंग को। मेनली कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में बात करी है इन सभी नेशंस ने, पीस मेंटेन करने की बात करी है और कॉपरेशन की डिमांड रखी है सभी नेशंस ने। एफ्रो एशियन नेशंस का बैकग्राउंड क्या था? एफ्रो एशियन नेशंस जो हैं, इनके आजाद होने के बाद इन्होंने काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी और इसी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और इस पे लेकर के इंडिया का क्या कहना था, ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।